हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और एक्टिविटीज होते हुए देखते हैं और कई बार आपके दिमाग में सवाल आता है कि ये कैसे हुआ, क्यों। उस कैसे और क्यों का जवाब कई बार हमें जब मिलता है तो पता चलता है कि इसके लिए बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कैसे हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, यही आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, बिकॉज आपको पता होगा कि जब आप क्लासेज में इनको पढ़ते हैं तो इतना जल्दी से आपको क्लियरली समझ नहीं आता है। लेकिन आज अगर आपने 30 मिनट इस क्लास को होल्ड कर लिया तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, किन किन काम में ये हमारे काम आते हैं और कहाँ पर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और कितने इनके टाइप्स होते हैं, उन सब के बारे में बातें करेंगे। तो बस आपको एक ही काम करना, बड़े ध्यान से वीडियो को 25 से 30 मिनट का जो वीडियो है उसको कैरी ऑन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर पढ़ने के बाद में और चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं ये आपको बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पहले क्लासिफाई करेंगे कि कितने क्लासेस में इनको बांटा गया है। दूसरा, इनका हैबिटेट कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ ये रहते हैं, इनकी रहने की जगह क्या है। यूजफुलनेस की बात करेंगे और इनके ड्रॉबैक्स की या कमियों की बात करेंगे। डिजीजेस की बात करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और नाइट्रोजन साइकिल क्या है इसे जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में जो आप सीख जाएंगे वो ये है, जब आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड, मेडिसिन, वाइन कौन कौन से हैं जो बनाते हैं इन सब चीज़ों को। व्हाट आर वायरसेस, वायरस क्या होते हैं ये जान जाओगे आप। कर्ड, ब्रेड, मेडिसिन और वाइन बनाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका पता चल जाएगा। डिजीजेज कौन कौन से होते हैं, किस किस की वजह से होते हैं ये जान जाएंगे। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी और दूध को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है ये पता चल जाएगा। फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इसका आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई ये पता चलेगा आपको। हाउ टू डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे इंसान में कैसे डिजीजेज कन्वर्ट होती हैं, कैसे ट्रांसफर होती हैं और किस तरह से उन डिजीजेज को क्या नाम दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या है ये आप जान जाएंगे। फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के क्या तरीके होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से कैसे जमीन में पौधों के काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड और फो यानी कि शत्रु और मित्र किस तरह से हैं ये सभी आपको पता चल जाएगा। स्टोरी बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन जैसी प्रोसेसेस के पीछे क्या थ्योरी है ये सब आपको पता चल जाएगा। तो एक एक करके सभी के बारे में बड़े गौर से ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो टाइप्स हैं वो सबसे पहले बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया भी आपको पता है कि कितनी कैटेगरीज में बटा हुआ है। हाँ, बैक्टीरिया इस शेप के और साइज के आधार पर उसको बांटा जाता है, ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है कि वो किस तरह से बटा हुआ है। बैक्टीरिया है उसका एक टाइप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप बैक्टीरिया है, एक टाइप एल्गी है, एक प्रोटोजोआ है, वायरसेस हैं और फंजाई है। ये 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको आपके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर कहने का मतलब मिट्टी में, पानी में, हवा में, खाने की चीज़ों में, पेड़ पौधों में, इंसानों में, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारा ही इसी इकोसिस्टम में मौजूद है और इसी इकोसिस्टम में रहते हुए हमारे लिए बहुत सारे लाभदायक यूजफुल काम कर रहे हैं और बहुत सारे हार्मफुल एक्टिविटीज भी इनके द्वारा हो रही हैं हमारी डेली लाइफ में। तो क्या क्या कैसे कैसे इनके द्वारा हो रहा है, क्या और कहाँ कहाँ पर हम इनको किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं वो आपने जाना और जानेंगे भी आगे भी। बैक्टीरिया क्या होता है? एक सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। सिंगुलर बैक्टीरियम कहने का मतलब है ये सिंगल सेल्ड होता है। आप लोग क्या है, आप मल्टी सेल्यूलर हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सेल्स मिलकर आपकी बॉडी में काम करते हैं, तब जाकर आपकी बॉडी एक कंप्लीट मशीन की तरह काम करती है। लेकिन
जो बैक्टीरिया होता है सिंगल सेल्ड होता है और एक ही सेल से अपने सारे काम करता है। आपके हर काम को, हर बॉडी के हर एक्टिविटी को करने के लिए अलग अलग सेल्स मौजूद हैं। उन सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कह देते हैं। वो सब एक ही टाइप के होते हैं और एक ही टाइप का काम करते हैं। बट यहाँ पर जो एक ही सिंगल सेल है, वही सिंगल सेल सारे काम कर रहा है। ये फर्क होता है एक सिंगुलर कह लीजिए या यूनिसेल्युलर सेल वाले में और मल्टी सेल्युलर में, ये फर्क होता है। अब बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप, 3 डिफरेंट शेप में ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। रॉड शेप जिनको बेसिली कहा जाता है, स्पेरिकल यानी कि गोल, बॉल की तरह गोल, ये कॉक्सी कहा जाता है, स्पाइरल इनको स्पाइरला कहा जाता है। तो आप यहां से पिक्चर में देख भी सकते हैं, थोड़ा जूम भी मैं इसको कर देता हूं। सबसे पहले आप सर्कुलर को देखिए, जो शेप दिया गया सर्कुलर का, डिप्लो, स्ट्रेप्टो और स्पाइलो, ये होते हैं सर्कुलर शेप्ड। रॉड शेप की बात करें तो कोकोबैसिली ओवेल जो होते हैं, स्टेपोबैसिली एंड माइकोबैक्टीरिया। इसके अलावा जो कर्व फॉर्म के होते हैं वो विब्रियो, जैसे कि हेजा वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे होते हैं, कर्व शेप होते हैं। सिप्रिला एंड सिप्रोसेट ये होते हैं। अदर शेप्स की बात करें तो हम हेलिकोबैक्टर, कॉरिनेबैक्टर एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये होते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। किसके बेस पर? एट द बेस ऑफ शेप के बेस पर इनको इन 3 कैटेगरीज में मेन बांटा गया है और यहाँ आप उनके नाम देख सकते हैं। मेन 3 कैटेगरीज ये हो गई। इसके अलावा अदर्स में आपने देखा कि हमने कुछ इसकी इन 3 शेपों के अलावा भी कुछ और शेप्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जाना है यहाँ से। अब आप जानेंगे कि जो दूसरे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है एल्गी, जिनको हम सिंगुलर एल्गा भी कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, सिंगल सेल में होते हैं। लेकिन इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो एल्गी हैं वो मल्टी सेल्यूलर भी कुछ होते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनको काउंट करते हैं सिंगल सेल में ही। एल्गी आर यूकेरोटिक ऑर्गेनिज्म, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा, यूकेरोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकेरोटिक में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, और प्रोकैरियोट में सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये दोनों में फर्क होता है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है, ये यूकेरोटिक होते हैं। यूकेरोटिक का मतलब क्या है, इनके एक डेफिनेट न्यूक्लियस मिलेगा इनकी बॉडी के अंदर, इनके सेल के अंदर। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है और ये ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे आर ऑलमोस्ट मैराइन, ये ज्यादातर मैराइन होते हैं, मीन्स सी वाटर में ये डेवलप होते हैं। वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर, बहुत कम ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पैदा होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, सैलाइन वाटर में ही पैदा होते हैं। एल्गी कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। इस बात पर गौर कीजिएगा, जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा तो बैक्टीरिया पढ़ते टाइम पर हमने इस बात को कहीं पर नहीं सीखा, कहीं पर नहीं बोला गया ऐसा कि वो कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, बट यहाँ पर हमने ये पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं और यूनिसेल्युलर तो होते ही है। लेकिन बैक्टीरिया में और इसमें क्या फर्क हुआ, बैक्टीरिया केवल यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल्ड होता है। एल्गी रिप्रोड्यूस आइदर बाय वेजिटेटिव और एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, और ये जिस तरह से प्लांट पैदा होते हैं ना, सेक्सुअली एसेक्सुअली, जिसमें आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं उसके थ्रू, तो ये भी उसी तरह से पैदा हो सकते हैं। मतलब प्लांट्स की बहुत सारी खूबियां इनके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ उनके एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करता हूं तो आप ज्यादा क्लियरली इनको देख पाएंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी है। इसके बाद आप जो आप देख पा रहे हैं दैट इज क्लाइम्नोमोनस, ये आप देख पा रहे हैं अमरूद की शेप का एल्गी है। ये फ्यूकस आप देख पा रहे हैं कैक्टस की शेप का है, और इधर आप देख पा रहे होंगे लेमिनेरिया, दिस इज लेमिनेरिया, और लेमिनेरिया भी एक झाड़ी की तरह का एक क्या है, छोटा सा बहुत सूक्ष्म। यहाँ पर आपको बड़े पिक्चर दिखा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेप साइज में इतने बड़े होते हैं, नहीं, ये बहुत छोटे होते हैं। आप इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना कि इस तरह से नेकेड आई से आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। सो
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका तीसरा टाइप क्या है। दो टाइप आपने अब तक पढ़े, बैक्टीरिया एंड एल्गी। बैक्टीरिया के बारे में आपने जो मेन चीज जानी वो यूनिसेल्युलर केवल, और एल्गी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। प्रोटोजोआ सिंगुलर प्रोटोजोआ, सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ सिंगुलर है, ये भी मल्टीसेल्युलर भी होते हैं जी? नहीं, ये मल्टीसेल्युलर नहीं होते हैं। केवल इन चारों पांचों कैटेगरीज में जो हमने क्लासिफाई इनको किया है उनमें से एक ही कैटेगरी ऐसी है एल्गी जो दोनों में पाई जाती है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में, बट बाकी सभी क्या है, सिंगल सेल्ड हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर, कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट हैव एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो गुण होते हैं ज्यादातर, जो इनकी विशेषताएं खासियत होती हैं वो एनिमल्स की तरह होती हैं। दे आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी यूकैरियोटिक है। इसका मतलब क्या है कि इनके भी अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इन सेल्स में। दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये मूव कर सकते हैं प्लेस टू प्लेस। एंड सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्टी वाटर वाइल अदर्स लिव इन सॉइल। बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो फ्रेश वाटर में या सॉल्टी वाटर में रहते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा इनकी क्वांटिटी सॉइल में पाई जाती है। इनकी जो जनसंख्या है वो सॉइल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। चौथे नंबर पे आप पढ़ेंगे फंजाई के बारे में। ये सिंगुलर फंजाई, अगर फंगस की हम बात करें, फफूंद आपने देखे होंगे ब्रेड के ऊपर अक्सर मॉइस्चर के दिनों में, बारिश के दिनों में आपने फफूंद जमता देखा होगा, दैट इज कॉल्ड फंजाई, उसी को फंगस कहते हैं। फंजाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ये प्लांट के लाइक तो होते हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट फंगस में नहीं होता है। दे में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये दोनों ही तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी और मल्टी सेल्युलर भी, लेकिन मोस्टली केसेस में ये आपको यूनिसेल्युलर ही मिलते हैं। दे ग्रो बेस्ट इन डार्क, ये अंधेरे में या फिर जहां कम रोशनी होती है वहां पर ज्यादा होते हैं। वार्म, ज्यादातर इनको वेट और वार्म यानी कि गीला और गर्म प्लेस चाहिए, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में अपने इंडिया के अंदर ऐसा वेदर इनको मिल जाता है, ऐसा क्लाइमेट इनको मिल जाता है जिसमें इजीली ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर ये जो चीजें हैं, मशरूम, ये आपने देखा होगा। जो मशरूम क्या है, मशरूम एक फंगस है। ये देखा होगा आपने यीस्ट, और आपने देखा होगा मोल्ड्स को भी। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। और फंजाई क्या होता है, एक सूक्ष्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों टाइप का हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, सो दीज आर नॉट फोटोसिंथेटिक। वायरसेस, अगर वायरसेस की हम बात करें तो ये बिल्कुल हटके होते हैं बाकी चारों कैटेगरी से। हटके कैसे होते हैं, देखिए बाकी जो चार कैटेगरी थी वो अपने आप में एक लिविंग सेल होते हैं, लेकिन इनको हम लिविंग सेल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये किसी सेल के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो तब तक ये एक नॉन लिविंग सेल की तरह, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं, नॉन लिविंग बॉडी की तरह काम करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सेल के कांटेक्ट में आते हैं, लाइव सेल के, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते ही ये क्या बन जाते हैं, ये भी लिविंग हो जाते हैं, और इनमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, और ये ग्रोथ वगैरह सब कुछ करने लग जाते हैं और बड़ी तेजी से ग्रोथ करते हैं। वायरसेस कैन रिप्लिकेट ओनली बाय इन्फेक्टिंग अ होस्ट सेल, इनको हमेशा एक होस्ट सेल की जरूरत होती है अपने आप को रिप्लिकेट करने के लिए। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने आप से अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दे इन्फेक्ट a wide variety of organism including both eukaryotic and prokaryotic, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को बड़ी तेजी से इन्फेक्टेड करते हैं। कहने का मतलब आपने सुना ही होगा, जब भी वायरसेस फैला है अपने वर्ल्ड के अंदर तो महामारियां लेकर आया है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आया है, मतलब पूरी दुनिया को दहला दिया जब जब वायरस ने अटैक किया है। जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड-19 के नाम से आप जिसको जानते हैं, उसने जब अटैक किया 2019 में, तो लगभग 3 साल तक पूरे वर्ल्ड को बहुत ही झकझोर दिया उसने। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वायरसेस के कुछ नाम, कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हर्पीज, बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे वायरसेस क्या देते हैं, हमें बीमारियां देते हैं।
आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई वायरस हमारे लिए यूजफुल है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन इनमें से जो ये कैटेगरी है जिसको हम वायरस कहते हैं, ये कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये केवल हार्मफुल ही होते हैं। इसके अलावा जो है वो सभी कहीं ना कहीं हमारे काम आ जाते हैं, बट वायरसेस कभी काम नहीं आते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, जब भी फ्रेंड एंड फो की बात आए तो फो में तो आप इसको जरूर उठा लेना, वायरस को, ये हमेशा दुश्मनी है हमारा। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये कहाँ कहाँ हमारे काम आते हैं। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट आता है वो इंडस्ट्री है, और वो कौन सा इंडस्ट्री है? बीवरेज इंडस्ट्री है। बीवरेजेस में क्या है, जैसे कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, वाइन्स, अल्कोहल जो बनते हैं, ये सब किससे बनकर आ रहे हैं? बैक्टीरिया से ही बनकर आ रहे हैं। एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फर्मेंटेशन, और वो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया से होता है, और किस तरह से वो हमारे काम आता है ये आपको आगे जानने को मिल जाएगा। इसके अलावा मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में भी हमारे काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो ये हमारे लिए यूजफुल हो गए यहाँ पर। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत सारा इस्तेमाल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी आगे आने वाले जो पेजेस हैं, जो क्लासेस हैं, उनमें आप जान जाओगे। एंड इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बेनिफिशियल हमारे लिए। इस पेज पर आप थोड़ी देर के लिए रुक कर बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत क्लियरली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें इसमें मौजूद हैं, तो इसको मिस ना करें आप। चलिए मैं मार्क करता जाता हूं चीजों को जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए काम आते हैं। सबसे पहला फूड इंडस्ट्री की अगर बात करें, फूड और बिवरेजेस में, तो जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को अंडरलाइन कर देता हूं मैं, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम लिया मैंने? लैक्टोबैसिलस, हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करता है? मिल्क से कर्ड बनाने के काम आता है, मिल्क से कर्ड बनाने के काम आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे जो फंजाई है, फंजाई लाइक मशरूम, जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स होते हैं, मशरूम और मोल्ड्स होते हैं, आर एडिबल एंड आर रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये खाने के योग्य होते हैं, इनको आप खा सकते हैं, ये खाने योग्य हो सकते हैं और आप इनको खा सकते हैं, और ये प्रोटीन के बहुत बढ़िया सोर्स हैं, खाने योग्य हैं और प्रोटीन के बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं। कौन? कुछ फंजाई। यीस्ट की बात करें, यीस्ट इज यूज इन प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स लाइक ब्रेड एंड केक्स, ब्रेड और केक जो आप बनाते हैं उसके बनाने में यीस्ट काम आता है, जो कि क्या है? एक प्रकार का एल्गी है। एक्टिविटी 2.3 में आपने देखा भी होगा, वो करके देख सकते हैं आप डो बनाते हैं किसका? आटे का, और उसमें थोड़ा सा आप यीस्ट डाल देते हैं तो यीस्ट पाउडर से फुसफुसा हो जाता है, जिसकी वजह से आप ब्रेड और केक्स बना सकते हैं। यीस्ट इज आल्सो यूज्ड इन ब्रेवरीज फॉर मेकिंग अल्कोहल, वाइन्स, एसिटिक एसिड, कमर्शियल यूज पर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। मैंने बताया था एक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने में काम आता है, और अल्कोहल से बनने वाले यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आपके सामने नाम दिए गए हैं इनके, जैसे कि अल्कोहल, वाइन्स एंड एसिटिक एसिड। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, तो क्या होता है? फर्मेंटेशन में शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल, शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, बार्ले जैसे जो ग्रेन होते हैं इनमें नेचुरली यीस्ट पैदा होता है, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एक्सेट्रा। तो इन सब में यीस्ट मिलाकर या फिर नेचुरल प्रोसेस से होता है, इनसे हम क्या? अल्कोहल बना सकते हैं। ये चीजें आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक चीज आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है, लुईस पॉस्चर जो है ना, उसने पॉस्चराइजेशन किया था, पॉस्चराइजेशन के बारे में समझाया लुईस पॉस्चर ने, और ये फर्मेंटेशन करने वाले पहले साइंटिस्ट थे जो 1857 में इन्होंने फर्मेंटेशन को जन्म दिया, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस को खोजकर निकाला। नाम क्या था? लुईस पॉस्चर। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कैसे यूज होते हैं ये भी हमें जान लेना चाहिए, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करें राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो क्या किस काम आती हैं? रूट्स के थ्रू, कुछ प्लांट के रूट्स के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके पौधों के योग्य बनाती हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे ग्राम पी या फिर लेगुनस प्लांट में, जैसे कि आप मूंग वगैरह उगाते हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट में, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको यूजेबल बना देता है प्लांट्स के लिए, विच सर्व नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है प्लांट्स में, हेंस एनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers. इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये आपको आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में पता चल जाएगा। आप बस क्लास में बने रहिए, सीखते रहिए चीजों को, आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है, बहुत बढ़िया से आप इनको सीखने वाले हैं, कभी भूलने वाले हैं नहीं इसके बाद में। फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपको घर पे भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर देखिए, द अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। आपको जैसे मैंने बताया जौ को अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में सड़ा गलाकर रखें कि उसको एयर ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ उसमें हमें यीस्ट पाउडर जरूर डालना पड़ेगा ताकि, हालांकि उसमें जो नेचुरल यीस्ट है उससे भी बन जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको जल्दी प्रोसेस को कराने के लिए यीस्ट पाउडर उसमें डालकर उसको घोल बनाकर उसका रखेंगे तो कुछ समय बाद हमें उससे अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, थोड़ी देर के लिए इस पेज पर भी आपको रुकना है और बहुत इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एनवायरमेंट को क्लीन रखना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। तो किस तरह से बैक्टीरिया एनवायरमेंट को क्लीन करने में काम आता है ये भी आप जान लीजिए। कैसे करते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट प्लांट। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जो मर जाते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे फिर एनिमल्स हो, तो उनको गला सड़ाकर उनका डिकम्पोजिशन भी कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया करता है। Converting them into simple substances, these substances are again used by the other plant and animals. इनको बहुत छोटे बहुत सूक्ष्म बहुत माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिनको प्लांट और एनिमल्स दोबारा से यूज कर सकते हैं। Thus माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। आपने देखा भी होगा कोई एनिमल, कोई जानवर अगर मर जाता है और वो मिट्टी के पास पड़ा रहता है तो कुछ दिन बाद वो मिट्टी में ही डिकम्पोज हो जाता है। किसने किया? अपने आप नहीं होता, उसको बैक्टीरिया ने किया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने किया। अगर वो ऐसे नहीं होता तो फिर क्या होता? हजारों लाखों करोड़ों जीव इस जमीन पे जो मर रहे हैं, जो लावारिस मौत मर जाते हैं, वो सड़ते रहते, एनवायरमेंट में गंद बास फैलती रहती और इतने ज्यादा हानिकारक बैक्टीरिया फैल जाते जो कि इंसान को जीवित ही नहीं रहने देते, हमें बीमारियां देते रहते टाइम टू टाइम। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा रोल निभाते हैं। द प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब्स हैं जो प्लांट के वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैन्योर का क्या होता है? खाद होता है जो कि फसलों के लिए जरूरी होता है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में? जो प्रोसेस आपको मैन्योरिंग का मैंने बताया, मैन्योरिंग के प्रोसेस में जो पदार्थ हमें मिलता है वो उसे वापस प्लांट यूज करते हैं और अपने लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं इनसे। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और एनवायरनमेंट भी क्लियर हो जाता है, यूजफुल भी चीजें बन जाती हैं इस प्रोसेस के अंदर। आगे आप देखेंगे इन मेकिंग मेडिसिन वैक्सीन। मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम आते हैं, यहाँ पेज पर भी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। आप देखेंगे कि एक ही मौसम में, एक ही एनवायरनमेंट में रहने पर एक बच्चा बीमार हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? जिसकी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होंगी, बॉडी के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं एंटीबॉडीज जो क्या करते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के काम आते हैं। अब जैसी बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया, बीमारियों वाले जो बैक्टीरिया है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो एंटीबॉडीज उनसे फाइट करेंगे तो जिस बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज वीक है वो तो हो जाएगा बीमार, लेकिन जिसके एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग है वो बीमार नहीं होता इसी कंडीशन में। द बॉडी आल्सो
रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। हमारी बॉडी को ये भी पता होता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स अगर हमारी बॉडी में दोबारा से एंटर कर रहा है तो उससे कैसे फाइट करना है, कैसे उससे निपटारा पाना, छुटकारा पाना है। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. तो एंटीबॉडीज देता है हमारा बॉडी और उनसे फाइट करता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचते हैं। The antibodies remains in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. तो एक वैक्सीन भी ऐसे ही वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारे, कहने का मतलब ये, अगर एंटीबॉडीज हमारे अंदर सैनिक का काम करते हैं तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्या है? दुश्मन की सेना है। अगर दुश्मन की सेना ज्यादा हो गई संख्या में तो हमारे एंटीबॉडीज नाम के जो सैनिक है उनको खत्म कर देगी और हमें बीमार कर देगी। लेकिन वैक्सीन से हम क्या करते हैं? एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर के जो सैनिक हैं, जो हमारे मित्र सैनिक हैं, वो बढ़ जाते हैं और दुश्मनों को मारकर हमें बीमारियों से बचाते हैं। डिजीज लाइक कोलेरा, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा इन सभी को रोका जा सकता है। इन बहुत खतरनाक बीमारियों को वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपने पूरे के पूरे चैप्टर में यहां तक बहुत ध्यान से अभी तक सीखा होगा। मैं ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आज मैं आपको 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में इस चैप्टर को पूरा ही करा दूं, तो वो समय की बर्बादी होगी आगे। क्योंकि आप 30 मिनट अगर ध्यान से पढ़ते रहेंगे, 30 मिनट में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, जैसा कि आपने सीखा है। और अगर मैं रेगुलर इस क्लासेस को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो फिर आप बोर होने लग जाएंगे, या तो आपको ध्यान हट जाएगा, या तो आप जितना आपका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है उतना क्षमता ही, आपकी कैपेबिलिटी इतनी हो। तो क्लासेस को, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप क्लास के लिए दोबारा इससे जुड़ेंगे कल और इस चैप्टर को पूरा करेंगे, पूरी तरीके से सीखेंगे। बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं। आप ये मत समझना कि आपने यहाँ तक सीख लिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर हो गया। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए जरूर।